नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी, लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की संधि, बेंजामिन की मुश्किलें क्या बढ़ी, ये एक सवाल है। असल में सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये भी है कि इधर अमन की बात की जा रही है, क्योंकि समझौता तो इसीलिए हो रहा है ना कि अमन आए, लेकिन इजराइल के बगैर चाहे वो अमन आएगा क्या? इजराइल ये चाहेगा क्या? क्या बेंजामिन नेतन्याहू जो सोचते हैं वो उसको इजराइल की सोच माना जाना चाहिए क्या? इजराइल इज इक्वल्स टू बेंजामिन नेतन्याहू, ये इस समय कहा जा सकता है क्या? और बेंजामिन नेतन्याहू का कहा हुआ क्या ट्रंप नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? इन तमाम सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि आने वाले दिनों में बात बन रही है या बात बिगड़ रही है। कुछ एक घटनाक्रम जो आज हुए हैं उनसे क्या इशारे मिल रहे हैं और हमारे गेस्ट कैसे एनालाइज कर रहे हैं उन तमाम घटनाक्रमों को, ये देखिएगा। कार्यक्रम के आखिर तक आपको ये पता चल जाएगा कि होने क्या वाला है। आने वाले दिनों में दुनिया की दुश्वारियां और बढ़ेंगी, आपकी महंगाई, आपके लिए समस्याएं और बढ़ेंगी या इनमें अब उत्तरोत्तर कमी आने वाली है। देखिए खबर, अमेरिका और ईरान डील पर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने है। अगले 24 घंटे में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का समझौता संभव, ये बात कही जा रही है। डील की मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान का ये बड़ा दावा है। दावा क्योंकि पाकिस्तान का है तो जाहिर है लोग इसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ नहीं, सैक ऑफ सॉल्ट के साथ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब ये बात बन सकती है। और ये दावा है पाकिस्तान का, मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तरफ से यह बड़ा दावा है कि 24 घंटे में, अगले 24 घंटे के भीतर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का समझौता संभव है। समझौते के बाद फौरन साइन भी किए जा सकते हैं और अगले हफ्ते टेक्निकल लेवल पर जो बातचीत है वो भी संभव है। समझौता बनेगा स्थायी शांति का आधार, शहबाज शरीफ ने कहा। अब ये जो आखिरी लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है कि यह समझौता स्थायी शांति का आधार बनेगा। JPCPOA के समय भी यही समझा गया था कि यह स्थायी शांति का आधार बनेगा। क्या वो बना? क्या ये समझौता नंबर 1 होगा? क्या वो 24 घंटे के भीतर होगा? क्या वाकई उसके बाद टेक्निकल लेवल ये जो बातचीत है उसमें तकनीकी जो पेच है उनको डिस्कस किया जाएगा और आखिरकार ये समझौता शांति का आधार बन जाएगा क्या? जैसा शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं अपने मेहमानों से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अगली खबर की तरफ ले चलता हूं। ईरान और अमेरिका के बीच डील पक्की होने की खबरों के बीच ईरान से जंगी संकेत क्यों? ईरान से जंगी संकेत मिल रहे हैं। कैसे संकेत मिल रहे हैं वो आपको बताता हूं। इसमें पहली खबर है होर्मुज में ईरान के वार्निंग शॉट्स। अगर बात बनती दिखाई दे रही है तो फिर ये काइनेटिक मसल फ्लेक्सिंग क्यों करनी पड़ रही है ईरान को? होर्मुज में वार्निंग शॉट्स क्यों मारने पड़ रहे हैं? दूसरी खबर, होर्मुज की तरफ ईरान ने दागे ड्रोन्स। अब होर्मुज की तरफ ये ड्रोन्स क्यों दागे गए हैं अगर वाकई बात बनती हुई दिखाई दे रही है? और तीसरी खबर देखिए, कैश्मीर तट के पास धमाके हुए हैं। कैश्मीर तट के पास धमाके क्या बता रहे हैं? वार्निंग शॉट्स क्या दिखा रहे हैं? होर्मुज की तरफ ड्रोन्स जो उड़ाए गए हैं वो क्या बता रहे हैं? और क्या ये इस बात का इशारा है कि बात बनने वाली है? क्या ये वाकई कहते हैं कि जब अंधेरा बहुत गहरा जाए तो उजाला बहुत करीब होता है, सुबह की रोशनी बहुत करीब होती है, क्या वैसे ही कुछ अंधेरा है ये? या असल में ये इस बात के इशारे हैं कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ये सिर्फ दावे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जो जमीन पर दिखाई दे रहा है वो दावों से मेल नहीं खा रहा है। ये तीनों खबरें आपके सामने ये बताने के लिए कि ईरान की तरफ से क्या चल रहा है। अगर ईरान को भी आश्वस्ति होती, अगर ईरान भी एश्योर्ड होता कि डील होने वाली है, तो वो क्यों फिर ये वार्निंग शॉट्स फायर करता होर्मुज में? क्यों होर्मुज की तरफ ईरान अपने ड्रोन उड़ाता और क्यों कैश्मीर तट के पास धमाके सुनाई देते? अब जरा इधर देखिए, अगली खबर देखिए। सऊदी और जॉर्डन से उड़े अमेरिकी बॉम्बर्स। इधर अमेरिका क्या कर रहा है? क्या अमेरिका को ये उम्मीद है कि बन जाएगी बात? अगर बन जाएगी बात तो बॉम्बर्स क्यों उड़ रहे हैं? बॉम्बर्स उड़े, 6 महाविनाशक अमेरिकी बॉम्बर्स ने भरी उड़ान ईरान सीमा की तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए। बॉम्बर्स पश्चिम एशिया में बड़े हवाई हमले की आशंका, अमेरिकी बॉम्बर्स की उड़ान से हाई अलर्ट पर ईरान। तो मैंने आपको यह बताया कि ईरान की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं। अब जरा ये भी देख लीजिए अमेरिका क्या कर रहा है। और अगर ये जो मेन पार्टीज हैं उनके बीच में ये चल रहा है तो क्या ये इस बात का इशारा है कि आगे सब कुछ गुले गुलजार है? ये सऊदी और जॉर्डन से अमेरिकी बॉम्बर्स की उड़ान है। 6 महाविनाशक बॉम्बर्स, इनका आसमान में होना इस बात का एक तरीके से ऐलान होता है, मुनादी होती है कि तबाही करीब है। 6 महाविनाशक अमेरिकी बॉम्बर्स ने भरी उड़ान ईरान सीमा की तरफ तेजी से बढ़ते दिखाई दिए। पश्चिम एशिया में बड़े हवाई हमले की आशंका और अमेरिकी बॉम्बर्स की उड़ान से हाई अलर्ट पर है ईरान की सीमा के करीब ये दिखाई दिए हैं।
ये बॉम्बर्स जब आसमान में होते हैं तो अमेरिका की तरफ से इस बात का ऐलान होता है कि तबाही बहुत करीब है। अगर बात बनने वाली है तो ये तबाही वाली मुनादी क्यों हो रही है? उधर अमेरिका ऐसा कर रहा है, ईरान ने क्या किया हूं पहले आपको बता चुका हूं। अब जरा बयानों की तरफ आपको लेकर चलता हूं। बयान आ रहे हैं, कूटनीतिक संपर्क बढ़ रहे हैं कहा जा रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देश टकराव की जगह बातचीत का रास्ता चुन सकते हैं। लबनान मोर्चा नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जमीनी बढ़त हासिल करने की कोशिश में है नेतन्याहू। डील से बढ़ सकती है नेतन्याहू की राजनीतिक मुश्किलें। मान लीजिए अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो भी जाती है तो क्या ये इजराइल को रास आएगा? इजराइल जिस तरह के इरादों के साथ उसने अमेरिका के साथ मिलकर इस कैंपेन को शुरू किया था 28 फरवरी को, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो गए? और अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हुए हैं तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ ईरान के किसी समझौते पर कदम ताल करेगा? नहीं करेगा तो फिर वो समझौता कितना इफेक्टिव रह जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय उमड़ घुमड़ रहे हैं, और इन्हीं सवालों में ये तय करने का मादा है कि दुनिया का आखिर होने क्या वाला है, उस जगह का क्या होने वाला है जहां सबसे ज्यादा एनर्जी और ऑयल की सप्लाई, खासतौर से अगर अपने देश की बात हम करें तो वो गैस हो या ऑयल हो, बड़ी सप्लाई यहां से होती है। क्या होने वाला है आखिरकार? इजराइल को तबाह करने का मंसूबा होगा नाकाम। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू का ईरान को खुला चैलेंज। मेरे रहते ईरान कभी नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार, कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने। ईरान के परमाणु मुद्दे पर इजराइल के साथ हैं ट्रंप। इजरायली अभियानों के डर से रुका ईरान। नेतन्याहू ने यह बात भी कही। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की है कि मैं कितना आवश्यक हूं, मेरी सिग्निफिकेंस क्या है। नेतन्याहू ने यह कहा है कि इजराइल को तबाह करने का मंसूबा मेरे रहते कामयाब नहीं होगा। नेतन्याहू ने ईरान को खुला चैलेंज दिया, मेरे रहते कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा ईरान। ईरान के परमाणु मुद्दे पर इजराइल के साथ हैं ट्रंप, मतलब अमेरिका भी हमारे साथ इसमें पूरे तौर पर मजबूती से खड़ा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात कही है, लेकिन यह बात उनको कहनी क्यों पड़ी है? यह भी एक बड़ा सवाल है कि उनको कहना क्यों पड़ा। इजरायली अभियानों के डर से रुका ईरान। नेतन्याहू ने यह बात भी कही, यहां पर अमेरिका का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया। इजरायली अभियानों से रुका ईरान, यह बात उन्होंने क्यों कही? अब जरा एक इसका पर्सपेक्टिव देखिए और उसके बाद हमारे मेहमान उनका नजरिया जो कि आपको यह बताएगा कि इन खबरों के डॉट्स कनेक्ट कैसे करना चाहिए। लाइंस तो हमने पढ़ ली हैं, बिटवीन द लाइंस कैसे देखा जाना चाहिए। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं, जनरल सिन्हा भी यहां पर हैं। बाहर के मेहमानों से आपका जल्दी परिचय कराता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाती है तो क्या यह बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक मुश्किलों की शुरुआत होगी? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इधर बातें कहते हैं, कहीं अच्छा होना किसी के लिए कुछ बुरा होना भी होता है। क्या अगर यहां समझौता आप अच्छा मानते हैं तो क्या यही संकेत बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलों भरा होगा? क्योंकि पहला सवाल यह कि अगर आखिर में समझौता होना था तो फिर इतने बड़े युद्ध की जरूरत क्या थी? बेंजामिन नेतन्याहू से यह सवाल पूछा जाएगा। इजराइल के लोग पूछेंगे कि क्या आपके वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए जिनको लेकर आप आगे बढ़े थे, और क्या उनको सेटिएट करने के लिए, उनको देने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के पास वो जवाब होंगे जो उनको संतुष्ट कर सकें? दूसरा, जिस ईरान को सबसे बड़ा खतरा बताया गया, अगर उसकी सत्ता और व्यवस्था बरकरार रहती है, रिजीम चेंज की बात की गई थी, वो नहीं होता है, तो इजराइल की जनता पूछ सकती है कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद हमको हासिल क्या हुआ। तीसरा, विपक्ष को नेतन्याहू पर हमला करने का नया मौका मिलेगा। सवाल होगा कि ईरान को रोकने निकले थे या सिर्फ और एक संघर्ष सामने हो, इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए थे। चौथा यह कि नेतन्याहू के अपने सहयोगी भी नाराज हो सकते हैं। कट्टरपंथी खेमे का एक हिस्सा किसी भी नरम समझौते को स्वीकार करने के मूड में जाहिर है नहीं होता, और यहां पर भी नहीं होगा। और पांचवां सबसे बड़ा सवाल नेतन्याहू की राजनीतिक साख पर उठ सकता है। अगर डील का श्रेय वॉशिंगटन ले जाए और तेल अवीव यहां सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाए तो विरोधी ये नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं कि फैसला ट्रंप ने किया और नेतन्याहू को सिर्फ उस पर हामी भरनी पड़ी। यही वजह है कि संभावित यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान डील को सिर्फ कूटनीतिक समझौता नहीं बल्कि नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य की बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे मेहमान इसको कैसे देखते हैं, आइए उनके पास चलते हैं। क्या होने वाला है इस समझौते का, और क्या यह समझौता इजराइल के बगैर कोई मायने रखता है? क्या इजराइल बराबर बेंजामिन नेतन्याहू है और बेंजामिन नेतन्याहू को यह समझौता मंजूर होगा क्या? हमारे साथ दो मेहमानों का परिचय आपको करा चुका हूं, इसके अलावा विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अशोक सज्जनहार सर भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सारे मेहमान आपको इस समय यहां दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, अशोक सज्जनहार सर, जनरल सिन्हा हमारे साथ, जनरल के सिन्हा और प्रोफेसर अमिताभ। सबसे पहले ये समझौता 24 घंटों के भीतर होता आपको भी जनरल सिन्हा दिख रहा है क्या? जय हिंद। देखिए, संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। मेरा यह मानना है समझौता कल हो या आने वाले, समझौता जरूर होगा और हो सकता है निकल जाए। और जो इजराइल है वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। इसके पहले भी उसको बड़ी आशा थी कि शायद समझौता हो जाए, वो उसके टर्म्स के आगे जा कर के वो करना चाहता था, मगर उसे धोखा मिलता रहा है।
ये क्या धोखा कल भी मिलेगा उनको? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं, देखिए पिछले बार जो 28 फरवरी को ले, उसके पहले वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट वो कहते हैं, जेडी वैन कहते हैं कि नहीं समझौता होने ही वाला है, और देखिए कितनी बड़ी तबाही मचाई उन्होंने, स्पेक्टेकुलर था। 1700 स्ट्राइक्स, ये छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं होती है, 12,000 बम, तो इसकी प्लानिंग तो होगी। क्या इस तरह की कुछ चीज़ें हों? ज़मीनी हालात नहीं दिखाते कि ऐसा होने हो, क्योंकि इस बार ईरान सतर्क है, ईरान नहीं जाने देगा। और देखिए अमेरिका को इससे निकलना है, उनको ऑफ रैम्प चाहिए, इसलिए शायद हो जाए। और देखिए जो अभी चीज़ें आई हैं, आपने दिन भर मैं देख रहा था आपके चैनलों में चल ही रहा है, तो सभी दर्शक जानते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। उन बातों के ऊपर में अब ये देखिए वो 60 दिन को ले जाना चाहते हैं, फाइनली डिसाइड जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं। स्टेट ऑफ हार्मोज आप लेके चलिए, मेरी बात ये खुलेगा ही, मगर जो वहां पर दो बड़ी बातें हैं वो इजराइल की बातें हैं। वो कहते हैं कि मिसाइल कैपेबिलिटी को कहीं आप खत्म करिए, और दूसरा जो परमाणु है उसके लिए ईरान ने एक नया निकाला है कि 60 दिन तक हम बातचीत करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, इवन तुलसी गबार्ड कहती हैं कि वो कहीं नहीं, उनका ऐसा मिशन नहीं था कि वो बना लें, ऐसी चीजें नहीं थी। बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं ना सर, ये जून 2025 में भी ये तय हुआ था, और अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि इजराइल अगर चाहता है तो आना पड़ता है, फिर ट्रंप को आना पड़ता है अमेरिका को मैदान में। क्या इस समय इजराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका मैदान छोड़े? बेशक इजराइल ये कर सकता है कि आप फ्रंट सीट पर मत रहिए, आप साथ में आइए, या आप सपोर्ट कीजिए पीछे रहकर। लेकिन क्या यह हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफ रैम्प चाहें, वो एक समझौता कर लें और इजराइल इसमें रजामंदी ना भी दे तो काम चल जाएगा? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए इजराइल का हमेशा रिजर्वेशन रहेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि इजराइल की जो अब तक हमने देखा है, जो 2023 से चला आ रहा है अब तक, कि इजराइल हमेशा ये चाहता है कि एक सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, चाहे वो हमास का हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, या अब ईरान हो। इजराइल कभी ये नहीं चाहेगा कि पूरी तरह सीज फायर हो, और ट्रंप साहब पहले हिंट कर भी चुके हैं, यहाँ कुछ ना कुछ होता रहेगा। और रही बात आज क्या है, शनिवार, कल क्या होगा, संडे, मंडे को स्टॉक शेयर खुलेगा। और हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया है 2 वीक पहले, कि ये डील जितनी होती है वो संडे को ही क्यों होता है, या संडे को ही ट्रंप साहब अपने बेटे की शादी में क्यों नहीं जाते हैं। तो इसका एक मार्केट एंगल भी होगा। ये बात सही है कि दोनों शांति चाहते हैं, कहीं ना कहीं इजराइल इस समय पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है शांति के लिए, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट मिशन था हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करना ईरान के थ्रू, अगर ईरान न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। और अगर ईरान इस शर्त पर आ जाए कि हम तैयार हैं एग्रीमेंट के लिए, तो क्या लेबनान का इशू वो इंक्लूड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तब क्या होगा, इजराइल अगर वहां बमबारी करते हैं तो फिर वो सीज फायर टूटेगा। ये तो संभव है कि कल कोई डील साइन हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या अगर सब कुछ बिगड़ जाए तो क्या फिर युद्ध पे आने के लिए तैयार होंगे ट्रंप? क्या इजराइल उनका साथ देगा? ये सारे बहुत बड़े कंजक्चर्स हैं जो अभी तक आपकी बात से एक बात मुझे समझ में आ रही है कि एंटरिम डील जैसी कोई व्यवस्था बन सकती है। मतलब ये निर्णायक नहीं, लेकिन मध्य में एक व्यवस्था ऐसी जो आने वाले दिनों में असल में एक पुख्ता व्यवस्था के तौर पर कंक्लूड करे, क्योंकि इससे अमेरिका को फेस सेविंग मिलती है। इससे अमेरिका को यह कहते हुए बनता है कि देखिए हमने वो जो डुगडुगी बजाने वाला मामला है कि हो गया, हमने जो चाहा था वो कर लिया। क्या अशोक चंद्र नहार सर, आपको भी यही दिखाई दे रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका को ऑफ रैंप मिल जाए, और अब ये शायद इजराइल से कहा जाएगा कि देखिए यहां तक हम आपका साथ दे सकते थे, अब अगर आपको लगता है तो आप फिर अकेले चलिए? जी धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए इजराइल की हमेशा से, बेंजामिन नेतन्याहू की हमेशा से यही मंशा थी जो किसी तरीके से अमेरिका को अपने साथ लेकर आए और ईरान के ऊपर हमला करे। और उसने केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में नहीं, परंतु जो बाइडन, ओबामा, उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सभी के साथ उसने ये प्रयास किया है जो उनके साथ मिलकर, दोनों मिलकर ईरान के ऊपर हमला करें। किसी को वो परसुएड नहीं कर पाया, किसी को वो ये अपने साथ लाने में समर्थ नहीं हुए बेंजामिन नेतन्याहू। वो तो सरकार चला रहे हैं, 1990 से वो वहाँ पर हैं, सरकार में हैं किसी न किसी रूप से। तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहाँ पर आ गए हैं, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। उनको अपने, जिसे कहा जाए, जीवन की जो मंशा थी वो पूरी हो गई है, और उन्होंने ईरान में काफ़ी हानि पहुँचाई है, काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। चाहे उनके मिसाइल के आर्सेनल का हो, काफ़ी डिग्रेड किया है।
ये नहीं है जो भाई जरूरत क्या थी फिर उस युद्ध में जाने की 28 फरवरी को। युद्ध में जाने की जरूरत बहुत थी। उन्होंने जाकर बता दिया है जो अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, देखिए युद्ध ये चला है वहां से 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक, उसके बाद सीज फायर हो गया है। तो युद्ध में दोनों साइड ने देख लिया है, अमेरिका इजराइल ने और ईरान ने, जो युद्ध बैटलफील्ड पर इसका हल नहीं निकल सकता है, जो वो चाहते हैं उसका हल नहीं निकल सकता है। तो माइनर या थोड़ी सी मेजर स्कर्मिशेस चलती रहें, वो कोई बात नहीं है, परंतु ऑल आउट वॉर, ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तीसरी बात, राष्ट्रपति ट्रंप को ऑफ रैम्प चाहिए, उनको एग्जिट चाहिए, परंतु उनको एग्जिट के साथ विक्ट्री लैप चाहिए। वो चाहते हैं जो मैं इसको अनाउंस कर सकूं, और वो उन्होंने कह दिया है, हमने तो जो अपने सब ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने उनकी लीडरशिप को मार दिया है, उनके एयरफोर्स को गिरा दिया, उनकी नेवी को हटा, हम तो जीत गए हैं। तो वो तो बड़े आराम से अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। खाली दो चीजें हैं, एक उनको ये जो भी एमओयू साइन होता है उसमें ये कमिटमेंट होगा जो ईरान कभी अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और जो बातें हैं जिसे कहते हैं ना, यू कैन किक द कैन फॉर द फ्यूचर, आगे के लिए आप उसको छोड़ दीजिएगा, आगे के लिए ले जाइएगा, उसमें वो बातें चलती रहेंगी, चाहे वो लेबनान का है। लेबनान की जहां तक बात है, ये आखिरी बात मैं कहूंगा, लेबनान की जहां तक बात है दिनेश, वो कहेंगे, इजराइल कहेगा ठीक है हम सीज फायर करते हैं, पर अगर मेरे ऊपर हमला किया है उसने नॉर्थ इजराइल पर, तो मैं चुपचाप तो नहीं बैठा रहूंगा, मैं तो उसका हमले का जवाब दूंगा। तो इसीलिए वो सीज फायर तो मान जाएंगे। और ये सबसे आखिरी बात, वो कहेंगे ट्रंप और मैं बिल्कुल एक ही पेज पर, ठीक है, हम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी, ये बात तो उन्होंने पहले भी कही थी कि जो मैं कहता हूं कहते रहेंगे, वही वो कहते बेंजामिन रहेंगे। नेतन्याहू मानते हैं। और उसके बाद जमाना वो खबरें भी देखता है कि दोनों के बीच में खासी लड़ाई हुई है, टेलीफोन के भीतर से ही घुसकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेने की मंशा भी थी। समझौता या संग्राम, हालात ये जो प्रोफेसर अमिताभ कह रहे थे कि जैसे वीकेंड आता है वैसे ही यहां पर यह कह दिया जाता है कि भाई साहब बनने वाली है बात, बनने वाली बात, बनने वाली बात, और मंडे ट्यूसडे आते आते फिर जो है अब ईरान को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो क्या ये उसी पैटर्न का हिस्सा है या इस बार वाकई भरोसा किया जा सकता है? समझौता या संग्राम, इसके लिए कुछ पॉइंटर्स आपके सामने रख रहा हूं जिससे समझने में आपको मदद मिलेगी। समझौता या संग्राम, अमेरिका परमाणु पर जल्द फैसला ले, ईरान या अमेरिका चाहता है। ईरान का आरोप है कि इजराइल समझौते को पटरी से उतारने के मौके तलाश रहा है और इसीलिए कहीं पर भी वो डिरेल कर देगा बनती हुई बात को। यहां इजराइल यह स्पष्ट कर चुका है कि ईरान अगर जरूरत पड़ी और अमेरिका साथ नहीं भी आया तो वो अकेले सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकता है। यहीं से शुरू होती है संभावित डील की सबसे बड़ी मुश्किल। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि समझौता सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कदम उठाए, दूसरी तरफ ईरान पहले प्रतिबंधों और समुद्री दबाव में राहत चाहता है। वहीं इजराइल का तर्क है कि ईरान को मिलने वाला कोई भी आर्थिक फायदा भविष्य में उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। और मामला यही नहीं रुकता, अमेरिका चाहता है कि संवर्धित यूरेनियम के भंडार पर तत्काल नियंत्रण हो, ईरान कहता है कि उसका स्टॉक देश के भीतर ही रहेगा और इजराइल का कहना है कि किसी भी समझौते के बाद उसकी सुरक्षा चिंताएं खत्म नहीं होगी अगर यह यूरेनियम ईरान के भीतर ही रहा तो। सबसे बड़ा टकराव मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर है। अमेरिका प्रतिबंध और निगरानी चाहता है, ईरान इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा मसला बता देता है, जबकि इजराइल चाहता है कि ईरान की मिसाइल क्षमता और कड़े प्रतिबंध इन पर लगने चाहिए। यानी तस्वीर साफ है कि तीनों पक्ष बातचीत की मेज पर तो हैं, लेकिन तीनों की लाल रेखाएं अलग अलग हैं और कोई भी इनसे टस से मस होता हुआ अभी दिखाई नहीं दिया है। तो ऐसा क्या होने वाला है जो पहले वाले हालात में, पहले वाले वीकेंड्स के दौरान हुई घोषणाओं में और अगले आने वाले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को उसके बाद होने वाली चीजों में इस बार कोई एक फर्क लाएगा? ये बात समझने वाली है। मिडिल ईस्ट का दौरा करके वहां की चीजों को समझ के, और मुस्तफा जब ये कहते हैं कि अमेरिका वो जो अपने बेसिस नहीं बचा पा रहा है वो मिडिल ईस्ट को सुरक्षा देगा क्या, वहां के हालात को देखते हुए विनोद ऑगस्टीन साहब जो वहां का दौरा करके आए मिडिल ईस्ट का, वो आपको ये बता सकते हैं कि ये किधर आगे जाने वाला है, ये चीजें कंक्लूड किधर होंगी, इसका पिनाकल किस तरफ होगा। आप कैसे देख रहे हैं विनोद ऑगस्टीन साहब? धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहली बात हमको ये समझना है, दर्शकों को भी ये समझना है, देखिए अमेरिका को क्या चाहिए, इनफैक्ट परसों मैं फिर जा रहा हूं, अमेरिका को क्या चाहिए और ईरान को क्या चाहिए और इन दोनों के बीच में कहीं मेल मिलाप हो रहा है कि नहीं। यूएस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपने कहा, ऑफ रैम्प चाहिए, अमेरिकन ट्रूप्स
और उनके जो बेसेस हैं उस पे अटैक ना हो। और ईरान ने बखूबी दिखा दिया है कि ईरान डाउन एंड आउट नहीं है। और अमेरिका का सब दूसरा क्या चाहिए वो है ईरान के न्यूक्लियर वेपन के जो थ्रेशोल्ड हैं वो क्रॉस ना हो, मार्केट इकोनॉमी स्टेबल हो, और जैसे जनरल साहब कह रहे थे हॉर्मुज या तो खुल जाए या हमेशा के लिए खुला रहे। क्या ये चारों चीजें ईरान के दायरे में आता है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और ईरान को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, उनका रजीम का सर्वाइवल। जैसे जनरल साहब ने बताया, इतना बड़ा अटैक शायद ही अभी तक हुआ हो। 1600-1700 मिसाइल्स, बॉम्ब्स और पता नहीं न जाने क्या क्या वेपन्स दागे गए, तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल चरमरा चुकी है। तो ईरान चाहता है कि उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए, उनके जो फॉरेन फ्रोजन एसेट्स हैं वो खुलवा दी जाए और सैंक्शन जो लगे उनके ऊपर वो हटाए जाए। तो दिनेश जी, ये चारों पांचों पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी जो वेन डायग्राम हम मैथमेटिकली देखते हैं इनमें कोई भी ओवरलैप नहीं है। ये दोनों को भी ये नहीं है, तो दोनों का कॉमन ग्राउंड अभी तक नहीं दिख रहा है मुझे। तो मैं अमिताभ जी के बात से बिल्कुल ही वाकिफ रखता हूँ। ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ऑफ रैंप होगा कि नहीं, सवाल निशान है सबसे बड़ा। और तीसरा, ट्रंप का फेस सेविंग होगा कि नहीं, क्या कंप्लीट फेस सेविंग ईरान ट्रंप को देने की क्षमता रखता है या देना चाहता है। ये दोनों सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनेश जी, ओवर टू यू। तो ये अभी अगर आप पैनलिस्ट को यहाँ पर हमारे देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि हाउस इक्वली डिवाइडेड है, 50-50 दिखाई दे रहा है। 50% यहाँ हमारे पैनलिस्ट ये सोच रहे हैं कि बात बन सकती है, और 50% का कहना है कि बस ये रिपीटिशन है जो बीते दिनों आपने देखा और आगे फिर उसकी पुनरावृत्ति होगी, उम्मीदें जगाई जाएंगी और उसके बाद फिर गुब्बारा वैसे ही फुस हो जाएगा। और ईरान की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह इस बीच तैयार है। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति की वार्निंग सामने आई है, हर सैन्य हलचल पर ईरान की पैनी निगाह है। उन्होंने कहा समझौते की आड़ में ईरान की बड़ी सैन्य तैयारियां चल रही हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बड़ा दावा है। कहा जाता है आप जितने ज्यादा मजबूत होते हैं युद्ध के मैदान में उतनी ही बातचीत की मेज पर आपकी ताकत होती है। ये सिर्फ उसलिए है या उसके बियॉन्ड भी इसके मतलब हैं, इसके निहितार्थ हैं कि बात नहीं बनेगी तो तैयारियां रखनी चाहिए, कभी भी लड़ाई हो जाएगी। सुनिए क्या कहा। और यहां पर आपने देखा दावा ये किया जा रहा है, और ऐसे में जनरल सिन्हा ये असल में वॉर के अलोंग जो माइंड गेम खेला जाता है ये उसका हिस्सा है, या ये वाकई तैयारियों के संदर्भ में बताई जाने वाली एक साफ गोई है जो सामने आ रही है। देखिए, ईरान की तैयारी पूरी है और वो जितना तैयारी कर सकता है वो कर रहा है, और ज़मीन के ऊपर में आज के दिन में उसकी परिस्थितियां ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए कहाँ फेल हुआ, हम लोग इजराइल की जब बात करते हैं, नेतन्याहू साहब दो चीज़ में बहुत बुरी तरह फेल किए हैं। एक फेल किया, उन्होंने ये कहा था, शायद डोनाल्ड ट्रंप को बताया था कि आप कीजिए, चेंज ऑफ रजीम हो जाएगा, मोसाद ने ये बता दिया है, मारे जाएंगे इतने लोग, चीज़ें वहाँ वो गलत हो गए। पूरा का पूरा ईरान की 9 करोड़ जनता सड़कों में आ जाएगी, वो नहीं हुआ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कुर्द चल पड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट से आएंगे कुर्द, इधर से चलेंगे कुछ उनके जो बलूचीज़ हैं और आपके सत्ता पे काबिज। ये जो थी मिलिट्री जो हम कहते हैं पक्की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर नहीं, ये आप ऐसे बैठ करके यदि आप बना लें, क्योंकि देखिए इसके अंदर में जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है वहाँ पर पीट हेक्सेट, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप इन चीज़ों पे आ जाते हैं। नेतन्याहू साहब वो करना चाहते हैं, नेतन्याहू को लोग बहुत गालियाँ निकाल रहे हैं, मेरा मानना थोड़ा दूसरा है। नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती की थी, हमास उनका है, उनका पैदा किया हुआ चीज़ गाजा में ये नेतन्याहू का था, जो कि उनको धोखा दे गया। और उसके बाद जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनी, लोग कहते हैं कि नहीं हमास इन्होंने किया, ईरान ने तैयार किया था, ईरान को मौका मिला उसने कर लिया उसके साथ। देखिए जो चीज़ें हुई हैं नेतन्याहू जो कर पाए हैं, और इसमें उनकी एक बहुत बड़ी जीत है नेतन्याहू की। क्या होगा अक्टूबर में, आने वाला समय बताएगा। हमास में लथानी रिवर 29 किलोमीटर उस वहाँ चले गए हैं जहाँ पहले कभी हुआ करते थे, वो और खुद आ गए थे, उनके हुक्मरान लोगों ने पीछे आ गए थे, वहाँ चले गए। गोलान हाइट में बफर जोन एक्वायर कर लिया है, सीरिया में घुस पड़े हैं। उन्होंने गाजा में 70% येलो लाइन, और ट्रंप चाहते हैं जो वहाँ पर रबेरा लाना चाहते हैं वो उसी लाइन पे है।
और हूती के ऊपर में वो कुछ काम कर रहे हैं, अभी तक कर नहीं पाए। इतने दूर तक तो वो सही है। ईरान के संदर्भ में जो कह रहे हैं ना कि 40 साल से हम कर रहे हैं और 20 साल से तो सब सत्ता में काबिज हैं, वो नहीं करने देना चाहते हैं। वो उनकी विशेष हो सकती है, मगर आप कैसे कर पाइएगा? 2000 किलोमीटर आप दूर हैं ना, तो आपके पास बूट ऑन ग्राउंड बाय एयर कैंपेन नहीं हो सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई नहीं तो हम अकेले अपने बूते इस सैन्य अभियान को आगे चलाएंगे, संभव नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अगली खबर देखिए, ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ का बड़ा बयान, अंतिम जीत तक मजबूती से खड़ा रहेगा तेहरान। कालीबाफ ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल पर आम लोगों को टारगेट करने का आरोप भी लगाया। तो अगर ये कड़वाहटें हैं, अगर ये तलखी है अंदर, तो क्या बातचीत की मेज पर भी वो दिखाई देगी और यहीं से चीजें डिरेल हो जाएंगी, या वहां पर मजबूरियां अब इतनी बड़ी हो गई हैं हर एक तरफ की कि वो अब बातें मजबूरियों के चलते बनेंगी? अब जरा यहां देखिए, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान वसूलेगा फीस। होर्मुज में अब खत्म हुआ मुफ्त सर्विस का दौर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अराक्ची का ये बड़ा ऐलान। होर्मुज पर ईरान और ओमान की संप्रभुता का दावा। ईरान वहां से टोल वसूलेगा, जैसा कि वो कह रहा है कि अब ये फ्री फॉर ऑल नहीं है, यहां पर तो अब किराया चुकाकर ही जाना पड़ेगा। अमेरिका को ये मंजूर होगा क्या, और अगर नहीं होगा तो डील का भविष्य क्या है? ईरान का रुख आपने सुन लिया। सवाल यही है कि डील सचमुच सील होगी या डीरेल हो जाएगी। यहां देखिए, क्योंकि जिस समझौते के रास्ते में अभी भी 3 बड़ी दीवारें खड़ी हुई हैं, वो समझौता आगे बढ़ पाएगा? सबसे अहम मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। परमाणु कार्यक्रम का क्या होने वाला है? प्रतिबंधों पर क्या सहमति बन जाएगी? सैंक्शंस जो लगे हुए हैं, क्या उनको लेकर ऐसी बात हो जाएगी जो ईरान को मंजूर हो? होर्मुज स्ट्रेट, उसको लेकर गारंटी क्या होगी? होर्मुज को लेकर अगर अभी समझौता होने वाला है और उसके ऐन पहले ये बात अब्बास अराक्ची कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर उनका क्या रुख रहने वाला है बातचीत की मेज पर। इसको लेकर क्या गारंटी होगी? इसको अगर होर्मुज को लेकर कोई बात बनती है तो निगरानी कौन करने वाला है? इन पर पूरी सहमति अभी तक तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी दीवार जाहिर है ट्रस्ट डेफिसिट है। मान लीजिए कि डील हो भी गई, तो उसे जमीन पर लागू कौन कराएगा? और अगर किसी पक्ष ने नियम तोड़े तो जवाबदेही किसकी होगी? ये वही सवाल हैं जो समझौते को कागज से हकीकत तक पहुंचने से रोक सकते हैं। और तीसरी दीवार, मुस्तफा का सख्त रुख। डील की चर्चाओं के बीच उनका बयान बड़ा चर्चा में है। मुस्तफा ने कहा है कि जो अमेरिका अपने ठिकानों की सुरक्षा इंश्योर नहीं कर पाया, वो दूसरों यानी खाड़ी में अपने सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी कैसे देगा? संदेश खाड़ी देशों को भी है और अमेरिका को भी। तो अब अगर डील टूट गई तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ा तो तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ा तो टकराव का खतरा फिर से सिर उठा सकता है। यही वजह है कि सवाल सिर्फ डील का नहीं है, सवाल यह है कि क्या यह डील टिकाऊ होगी? दादा खरीदे पोता बरते वाली जो बातें आप सुनते रहे हैं, इस डील का भविष्य कितने दिनों का है, कितना चल पाएगी? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, ये डील जो भी हो रहा है उसमें 3 जो मेजर एक्टर्स हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान। अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि उसको लग रहा है कि अब यहाँ फंस जाएंगे तो काफ़ी लंबा इन्वॉल्वमेंट होगा, जो ट्रंप नहीं चाहते हैं। दूसरा, इजराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह तवा गर्म रहे और हम अटैक पर अटैक करते रहें जब तक कि यहाँ रिजीम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा। तीसरा, ईरान की IRGC भी नहीं चाहती है यहाँ शांति हो। क्यों? क्योंकि जानते हैं जिस दिन शांति होगी, जिस दिन सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, जनता उठ खड़ी हो जाएगी कि इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उन चीज़ों को अब इजराइल दूसरे एटीट्यूड पे आएगा अपने। वो कहेगा कि हम इंटरनल रिबेलियन कराएंगे ताकि वहां की सत्ता परमानेंट खत्म हो जाए। अब उस पर काम होगा। लेकिन इस समय मैं ट्रंप साहब को बार बार यही कह रहा था कि वो ऑफ रैंप इसलिए भी चाह रहे हैं कि वो जल्दी से निकलना चाहते हैं। एक तो उनका मिड टर्म है, वहां क्या होगा, वहां क्या मुंह दिखाएंगे? तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो। और होर्मुज की समस्या आने वाले, मैं तो कहता हूं 6 महीने तक बनी रहेगी। आना जाना पूरी तरह से एकदम अनरेस्ट्रिक्टेड तो नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन कुछ रहेगा ही। और बार बार अब्बास अराक्ची उस पर इशारा भी कर रहे हैं कि हम और ओमान मिलकर इससे पैसे लेंगे। तो अगर यही स्थिति रही तो क्या होगा? और मैं इस बीच में एक और एलिमेंट डाल दूं, वो जब अटैक हुआ, भारतीय जो सैनिक जो लोग मारे गए, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि वो दिखाना चाहते थे ट्रंप साहब कि दुनिया को इससे अफेक्टेड है। अगर भारत इससे अफेक्ट हो रहा है, चाइना इससे अफेक्ट हो रहा है, तो वो भी यहां आए। ठीक है। होर्मुज से वो निकलना चाहते हैं, ईरान से वो निकलना चाहते हैं कि बाकी जो आगे होगा वो अपने आप होगा, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इधर देखिए, दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज होने वाली और बहुत जल्द होने वाली। अली खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की तारीख तय।
4 जुलाई से शुरू होगा अंतिम विदाई का कार्यक्रम। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान कौम मशहद से निकलेगी अंतिम यात्रा। अमेरिका इजराइल हमले में हुई थी खामनेई की मौत। अब अगर यह किया जा रहा है, जाहिर है जुलाई में किया जा रहा है, पहले हफ्ते में किया जा रहा है, तो इसके दो निहितार्थ हैं। एक तो उस समय तक सब चीजें हो चुकी होंगी, फिलहाल ये जो फेज है निपट चुका होगा। ईरान पूरी दुनिया को ये संदेश देने में एक तरीके से लगा हुआ होगा कि देखिए इन्होंने जो किया उसका पूरी तरीके से हमने उसको अवेंज किया और हम अपने सुप्रीम लीडर को भूले नहीं हैं और उनकी वैल्यूज पर हम चलते रहेंगे। दूसरा ये है कि वो अगर बातचीत नहीं बनी तो इसी के जरिए दोबारा लोगों को एक झंडे के नीचे लाकर उनको मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि ये भी मेरे लिए एक सवाल है कि पहले जो ये तारीखें तय हुई थी उन दिनों में ये कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ, इसकी तारीख आगे क्यों बढ़ाई गई और अब 4 जुलाई को क्यों हो रहा है? इसको विनोद ऑगस्टीन सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तारीख पे तारीख, मैं बिल्कुल अमिताभ साहब की बात से बिल्कुल ही मैं इत्तेफाक रखता हूं। तारीख पे तारीख होना दिनेश जी तय है, क्योंकि ये जो खिचड़ी जो पक रही है ये दोनों के लिए थी, दोनों क्या तीनों के लिए, तीनों के सेहत में बिल्कुल ही घी डालने का काम कर रहा है। MICC जिसके बारे में हम अभी तक जिक्र नहीं किए हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स, इनको सबसे ज्यादा आज के तारीख में फायदा हो रहा है। जो माल वो 100 रुपए में बेच रहे थे आज 1000 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि वॉर इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एंड ऑफ द वॉर में क्या है दिनेश जी, चीजें भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, खपत हो जाती हैं। ये उस तरह नहीं है कि आप इसको सेकेंड हैंड बेच सकते हैं। तो MICC का ये इट इज इन MICC's इंटरेस्ट और नेतन्याहू के इंटरेस्ट में भी है। आज एक चीज अमिताभ साहब ने बात नहीं करी, जो ईरान के सड़कों पे होने वाला है अगर शांति समझौता हो जाए वो तो उन्होंने कर दी, लेकिन जो केसेस नेतन्याहू के ऊपर हैं वो ये अगर जिस दिन वॉर खत्म हुआ आप लिखित में ले लीजिए, उस दिन इनके ऊपर के केसेस फिर से फन उठाएंगे, फिर से बेंजामिन नेतन्याहू विल बी इन अ वेरी बिग सूप। तो ये इनके इंटरेस्ट में भी नहीं है, एक ही इंसान के इंटरेस्ट में है, वो है ट्रंप, क्योंकि उनका मिड टर्म है। दिनेश जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, अभी इस पर हम आने वाले हैं कि ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या इजराइल बराबर बेंजामिन नेतन्याहू इस बार इस समय माना जाए, और अगर बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी चिंताएं भी हैं तो क्या इजराइल उसको संपूर्ण इजराइल की चिंताओं के तौर पर देखेगा या खुद अपना पॉलिटिकल करियर उनको इसमें स्टेक पर लगा हुआ दिखाई देता है अगर इस समय चीजें शांत हो जाती हैं तो? इसलिए प्रोफेसर अमिताभ जो कह रहे हैं और विनोद ऑगस्टीन की तवा गर्म वो रखना चाहेंगे। अब जरा यहां पर आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। दुनिया को आर्थिक रूप से तबाह करने वाले इस युद्ध की शुरुआत हुई थी अली खामनेई की मौत के साथ। इजराइल और अमेरिकी हमले में उनकी मौत हुई थी। अमेरिका ने इतनी बड़ी सिरदर्दी मोल ली सिर्फ इजराइल के लिए। अक्सर यह सवाल उठता है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो इजराइल के लिए इतना क्यों सोचता है। डोनाल्ड ट्रंप की बात हो तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है। इसकी शुरुआत होती है अमेरिका के यहूदी समुदाय से। अब जरा यह समझिए, यह भी एक महत्वपूर्ण गणित है। हालांकि अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं, प्रतिशत के हिसाब से बड़ा नहीं दिखाई देगा। अमेरिका में करीब 75 से 77 लाख यहूदी रहते हैं और यह संख्या कुल आबादी का लगभग 2 से 2.4% के आसपास, 2.5% के आसपास है। इजराइल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी समुदाय अमेरिका में ही है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से बहुत सारे लोग, वो हॉलीवुड हो, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वो वहां के दूसरे तमाम ऐसे, अब जैसे आप गोल्डमैन सैक्स का नाम सुनते हैं या लेमन ब्रदर्स का नाम सुनते हैं या रॉथस्चाइल्ड का नाम सुनते हैं, ये सब के सब यहूदी स्वामित्व वाले नाम हैं और ये अमेरिका की इकोनॉमी के पहियों में से गिने जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण है। और दूसरी वजह है उनकी भौगोलिक मौजूदगी। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी जैसे राजनीतिक रूप से अहम राज्यों में यहूदी आबादी का प्रभाव दिखाई देता है। यही वजह है कि नेताओं के लिए उनकी चिंताओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता है। और तीसरी वजह है मजबूत संगठन AIPAC, एंटी डिफेमेशन लीग और अमेरिकन ज्यूइश कमेटी जैसे प्रभावशाली समूह वर्षों से नीति, लॉबिंग और जनमत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वॉशिंगटन की राजनीति में इनकी आवाज अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं नहीं खत्म होती। इजराइल के समर्थन के पीछे करोड़ों इवेंजेलिकल क्रिश्चियन मतदाता भी एक बड़ी वजह है।
रिपब्लिकन पार्टी के बड़े वोट बैंक का एक हिस्सा इजराइल को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि धार्मिक और रणनीतिक सहयोगी के तौर पर देखते हैं। और पांचवी वजह है रणनीतिक साझेदारी। पश्चिम एशिया में इजराइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना, मिसाइल रक्षा परियोजनाएं और क्षेत्रीय सुरक्षा में दोनों देशों की साझेदारी दशकों पुरानी है। यानी अमेरिका की इजराइल नीति सिर्फ नेतन्याहू, ट्रंप या किसी एक नेता की व्यक्तिगत पसंद का नतीजा नहीं है। इसके पीछे वोट बैंक है, प्रभावशाली संगठन है, रणनीतिक हित है, सुरक्षा साझेदारी है और घरेलू राजनीति का बड़ा गणित भी इसके पीछे काम करता है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इजराइल के प्रति अमेरिकी समर्थन की बुनियादी नीति बहुत कम बदलती है। अशोक सज्जनहार सर, ऐसे में ऑफ रैंपिंग विदाउट इजराइल्स कंसेंट, सर ये कितना पॉसिबल होगा? जी धन्यवाद इन प्रश्नों के लिए दिनेश। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो इजराइल और अमेरिका का जो सहयोग है, संधि है, जो उनके बीच में पार्टनरशिप है, बहुत पुरानी है और हिस्टोरिकल है। और ये सब आपने जो गिनाए हैं, एपैक वगैरह वगैरह, सभी एंटी डिफेमेशन लीग सब है वहाँ पर, और अमेरिकन जूइश कमेटी है, सभी हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा वहाँ पर जो डायस्पोरा है, करीब 7 मिलियन से ऊपर, वो वहाँ पर है इजराइल का है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही इफेक्टिव है। परंतु एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस लेवल पर राष्ट्रपति ट्रंप इसको लेकर आए हैं, वो वहाँ के किसी और राष्ट्रपति नहीं लेकर आए हैं। अगर आप उसको पहली बार भी देखें तो जब वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था वेस्ट बैंक इनका वो है, इजराइल का है, आप अपनी जो कैपिटल है उसको आप जेरूसलम में ले आइए। वो किसी और राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं माना था। तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट इजराइल को दिया गया है, सभी राष्ट्रपति ने दिया है, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे ज्यादा दिया है। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में उन्होंने ही चलाए थे और उसी को वो आगे लेकर गए हैं। तो उनको इजराइल का वहां पर जो एग्जिस्टेंस है वेस्ट एशिया में, उसको नॉर्मलाइज करने में राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से अमेरिका में भी इजराइल के विरुद्ध, जैसे इजराइल ने गाजा में किया है, तो वहां पर थोड़ा सा विरोध शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है जो जैसा पहले सभी आंख मूंद कर इजराइल का सपोर्ट करते थे, वो अभी भी कर रहे हैं। वो उनका सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है वहां पर इजराइल का, तो ये भी हमको नोट करना पड़ेगा। तीसरी बात, आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं जो केवल इजराइल के कहने पर वो वहां पर ईरान के विरुद्ध खड़े हुए नहीं। इजराइल का होना, इजराइल का उनको बताना जो भाई यहाँ पर वो एकदम क्रम्बल कर जाएंगे और हम उधर से जो जनता है जो जनवरी में आई थी सड़कों पर, वो फिर से आ जाएगी। देखिए, उनके पास अनुभव था वेनेजुएला का। वेनेजुएला से हमने निकोलस मदुरो को हटाया, वहां पर सारी सरकार हमारे कब्जे में आ गई। उनको यही बताया गया जो यहाँ पर भी आप ऐसे करेंगे, टॉप लीडरशिप को, उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी जो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको आप खत्म करेंगे तो आपकी सारी सरकार आपके हाथ में आएगी। और सारी ये जो जनता है जो कि इतनी क्रोधित है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हैं, वो आ जाएंगी। वो जो उनका पासा था एकदम गलत पड़ गया है। परंतु वो केवल इजराइल के लिए नहीं आए थे, वो ईरान के तेल के लिए आए थे। राइट। उन्होंने सोचा था मैं अभी जाने वाला हूं चीन, मेरे कब्जे में तो आ गया है वेनेजुएला का तेल, अब मेरे कब्जे में आ जाएगा ईरान का तेल, तो मैं डिक्टेट कर पाऊंगा टर्म्स चाइना को, क्योंकि चाइना इज डिपेंडेंट। पहले 90% वेनेजुएला का तेल चीन को जाता था, 90% ईरान का तेल चीन को जाता है, तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा। परंतु उसमें वो असफल रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि केवल ऐसा नहीं है कि इजराइल के साथ, इजराइल के कहने पर अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका के अपने स्वार्थ भी थे। ये बात और है कि करने कुछ और गए थे, हुआ कुछ और अब निकलने का रास्ता देखा जा रहा है। ये कहना है अशोक सज्जनहार साहब का। अब जरा देखिए, ईरान के चारों तरफ अमेरिकी वायुसेना की घेराबंदी, बातचीत आगे तो फिर ये इशारे। यहां देखिए घेराबंदी, खाड़ी और सऊदी के आसमान में उड़े फाइटर जेट्स, हवा में ईंधन भरने वाले 5 अमेरिकी टैंकर विमान तैनात। E-3 सर्वेलेंस विमान से ईरान के चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। फारस की खाड़ी में अमेरिका का सर्वेलेंस ऑपरेशन ये भी चल रहा है। जनरल सिन्हा, ये जो साइमल्टेनियसली चलने वाली चीजें हैं, इनमें क्या ऐसा है जो बड़ा रिमार्केबल लग रहा है और जो आपको ये भी कहीं बताता हो कि ये डीरेल हो सकता है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कहीं?
देखिए दिनेश जी, एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि इनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नाटो के मीटिंग में थे। मैं जनरल डीन कैन की बात कर रहा हूँ, वो फ्लोरिडा पहुंचे हैं। देखिए वहाँ पर जो सेंटकॉम है, सेंटकॉम का ये फीलिंग है ये कूपर साहब का, कि जनरल कूपर का, कि वो मिलिट्री ऑप्शंस करना चाहते हैं। उनका ये मानना है, ये भी आया है खबर, कि शायद वो जो इनरिच यूरेनियम है वो कहते हैं पॉसिबल है कि वी कैन टेक इट आउट। तो ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है। यदि आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, ये बातें उठने लगी है कि इस बीच में तो ये जो संकेतें आ रही हैं बड़े इसके बहुत आपको ये रखेगा कि एक जगह ये बात हो रही है कि जमीन पे है। और इसके पहले जो देखिए, जो आपके अपाची ये गए थे, एक फॉर्मेशंस में गए थे। अपाची इज अ ग्राउंड अटैक हैप्टर है वो आपको एक उसके अंदर आर्मर होती है। और ये कहा गया है, शायद रिपोर्टें ये भी आ रही हैं, कि उसको ईरान ने जानबूझकर नहीं मारा था, वो एक्सीडेंटल था और उसके बाद उन्होंने रिट्रीब्यूट किया। तो अमेरिका कहीं नहीं छोड़ा है, अभी भी मिलिट्री ऑप्शंस को छोड़ा नहीं है। उसकी तैयारी कैपेबल है वो, मगर क्या वो ग्राउंड ऑपरेशंस कर पाएगा? विल इट टेक, यदि वो कैजुअलिटी लेने के लिए तैयार हो जाए तो अमेरिका कैन डू इट। मगर ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है बॉडी बैग। वो अब अगर आप उधर तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं सर, तो देखिए इधर ईरान एक कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। देखिए अगली खबर में बताने वाला हूं आपको। बातचीत नहीं, सिर्फ प्रतिरोध से रुकता है युद्ध, कहा है अब्बास अराक्ची। अब देखिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अगर मान लीजिए बातचीत समझौता हो भी जाता है तो इसको ईरान की हार के तौर पर ना देखा जाए, यह इंश्योर कर दिया है इस बयान ने। यहां पर कहा गया है प्रतिरोध से रुकता है युद्ध, बातचीत से नहीं। मतलब अगर ये रुकेगा आगे और कोई समझौता होता भी है तो ईरान ने ये एक तरीके से बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि हमने प्रतिरोध किया और उस प्रतिरोध की वजह से समझौते पर आना पड़ा अमेरिका को। ऐसा नहीं है कि समझौता हुआ तो ये सब शांति आ गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा दावा, हमारा न्यूक्लियर नॉलेज भी नष्ट नहीं कर पाया दुश्मन देश। ईरान के पास न्यूक्लियर नॉलेज हमेशा रहेगा सुरक्षित, कहा उन्होंने। ईरान ने परमाणु संकल्प लिया और इसने दुनिया को चौंकाया। आप जरा देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा देखिए, वैसे तो अमेरिका और ईरान में डील होने की संभावना हर बीतते दिन के साथ घटती जा रही है, लेकिन ये डील हुई तो इजराइल के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ये कैसे, क्यों कहा जा रहा है, जरा देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान डील से इजराइल को झटका कैसे? एक वजह, ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। प्रतिबंध हटने से ईरान ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हिजबुल्ला, हमास जैसे प्रॉक्सी गुट और मजबूत महसूस कर सकते हैं, उनके हौसले बढ़ सकते हैं, हमलावर हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में इजराइल की कूटनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है। इजराइल के सैन्य विकल्प पर अमेरिकी रोक लग सकती है। ईरान पर विफलता राजनीतिक कैरियर के लिए घातक होगी। और मतलब ये बेंजामिन नेतन्याहू के हिसाब से मैं कह रहा हूं। और समझौते से ईरान मजबूत होगा, बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा बड़ा होगा। जब भी इजराइल की बात होती है, एक चेहरा सबसे पहले सामने आता है, जिनका नाम मैं लगातार ले रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू का। लेकिन क्या इजराइल का मतलब सिर्फ नेतन्याहू हैं? आज की तारीख में क्या ऐसा है? नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं और कई नीतियों का चेहरा भी, लेकिन इजराइल की पहचान सिर्फ एक नेता से तय नहीं होती। इजराइल को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चलाते, वहां सरकार है, संसद है, सेना है, सुप्रीम कोर्ट, मजबूत सुरक्षा एजेंसियां, यानी फैसले सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होते। सवाल यह कि अगर कल नेतन्याहू चले जाएं तो क्या होगा? सरकार बदल सकती है, नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन इजराइल का अस्तित्व, उसकी सेना और उसकी संस्थाएं वही रहेंगी। फिर फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है दिशा में। युद्ध की रणनीति क्या होगी, अमेरिका से रिश्ते कैसे होंगे, ईरान पर कितना दबाव बनाया जाएगा और गाजा को लेकर क्या नीति होगी। इन मामलों में नेतन्याहू की सोच का बड़ा असर दिखाई देता है। इजराइल की असली ताकत उसकी संस्थाओं को माना जाता है, आईडीएफ, मोसाद, शिन बेट, संसद, न्यायपालिका। लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू अहम है क्योंकि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसे हालात में डील हो रही है क्या 24 घंटे के भीतर, जैसा कहा है शहबाज शरीफ ने? और डील हो रही है तो टिकने कितनी वाली है? क्या ये डील होगी तो अमन भी इंश्योर होगा? ये कई सवाल हैं, जवाब आपको मिले होंगे।